हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक चैनल पर। दोस्तों, मैं एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। इस उपन्यास का नाम है Naukri.com। यह वेद प्रकाश शर्मा जी का बहुत बेहतरीन उपन्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का उपन्यास Naukri.com का पहला एपिसोड। केवल 10,000 रुपये महीना की पगार पाने के लिए वह Naukri.com में काम करती थी, मगर उसका महीने का खर्च लाखों रुपए था। विमल प्रिंटर्स मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन भी उससे डरता था। क्या था इस रहस्यमय लड़की का राज? चलिए सुनते हैं इस उपन्यास में। और चूंकि लेखकीय में कुछ खास नहीं है, इसलिए हम सीधे उपन्यास से ही प्रारंभ करेंगे। ऑल बेल बजी। इंस्पेक्टर अबोध ने दरवाजा खोला। वह 48-50 साल के लपेटे का शख्स था। जब वह सामने वाले से बातें करता था तो आदतन उसका हाथ अपने सिर पर पहुंच जाता था और बेख्याली में अधगंजी चांद को सहलाने लगता था। मगर जैसे ही ख्याल आता था फौरन सिर से हाथ झटक लेता था और अपनी आंखों पर लगे नजर के चश्मे को उतारकर बेवजह रुमाल से साफ करने लगता था। सामने उमेश हांडा खड़ा था। इंस्पेक्टर उछल पड़ा। पल भर के लिए तो उसे यकीन ही ना आया कि वह जो देख रहा है वह सच हो सकता है। सामने खड़े इंसान को पहचानने में उससे कोई गलती नहीं हुई थी। बेध्यानी में तत्काल हाथ अधगंजी चांद की शोभा बढ़ाने लगा। उमेश हांडा उसे देखकर बेहद चित्ताकर्षक अंदाज में मुस्कुराया। वह 50 साल की उम्र का भारी भरकम जिस्म, चट्टानी चेहरे वाला शख्स था। उसके बारे में अकेला इंस्पेक्टर अबोध ही नहीं बल्कि सारा मुंबई जानता था कि वह अंडरवर्ल्ड की कुख्यात ताकत था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन नारायण स्वामी का दाहिना हाथ। नारायण स्वामी वो जिसकी मर्जी के बगैर मुंबई में हवाओं को भी चलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे दुर्दांत शख्स को अपने घर की चौखट पर खड़ा देख इंस्पेक्टर अबोध की हालत बैरंग होना स्वाभाविक था। हुजूरे आला। इंस्पेक्टर अबोध अपनी अधगंजी खोपड़ी सहलाता आश्चर्य से आंखें फाड़ता हुआ बोला, तुम वही हो ना जो मुझे नजर आ रहे हो? हांडा की मुस्कान में इजाफा। हाँ, वह बेहद सहज भाव से बोला, मैं यकीनन वही हूँ इंस्पेक्टर जो तुम्हें नजर आ रहा हूँ। अबोध ने अपनी खोपड़ी सहलाते हुए पंजों के बल उचककर उमेश हांडा की पीठ पीछे कहीं देखा। चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। क्या देख रहे हो इंस्पेक्टर? हांडा ने उलझकर पूछा। इंस्पेक्टर अबोध ने कहा, समझो बंधु, अगर उमेश हांडा हो तो समझो कि मैं क्या देख रहा हूँ। समझ गया। अच्छा? अबोध ने हैरानी जताई। तुम देख रहे हो कि क्या मैं यहाँ अकेला आया हूँ, जो कि उमेश हांडा कहीं नहीं जा सकता। मेरे आधा दर्जन सशस्त्र बॉडीगार्ड यहाँ मौजूद हैं और मैं हर घड़ी उनकी चौकन्नी निगाहों की जद में हूँ। मगर मुझे तो चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। उमेश हांडा एक पल के लिए ठिठका, फिर अर्थपूर्ण स्वर में बोला, उनकी जरूरत पड़ी तो सेकंड से भी पहले सामने होंगे। वैसे भी मैं यहाँ अपने किसी दुश्मन से नहीं बल्कि एक ऐसे पुलिस वाले से मिलने आया हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक शरीफ आदमी है, और किसी शरीफ आदमी के यहाँ बेवक्त दिखने वाले हथियारबंद आदमियों की फौज लेकर जाना मुनासिब नहीं होता। इंस्पेक्टर अबोध अपनी खोपड़ी पर जल्दी जल्दी हाथ फिराने लगा था। मगर बंधु, 1 करोड़ रुपए का सवाल यह है कि तुम इस वक्त एक शरीफ आदमी के घर पधारे क्यों हो? एकाएक हांडा बोला, तुम्हारे सिर में कोई तकलीफ है क्या? अबोध हड़बड़ाया, फिर जल्दी से खोपड़ी सहलाता हाथ वापस खींच लिया और झेप कर हंसता हुआ बोला, नहीं बंधु, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब जाने भी दो बंधु। इंस्पेक्टर अबोध ने तुरंत अपना रुमाल निकाला और आंखों से चश्मा उतारकर उसके ग्लास को साफ करता बोला, कहो, इस नाचीज के दौलत खाने पर आने का कष्ट क्यों फरमाना पड़ा? सब कुछ यहीं खड़े खड़े पूछने का इरादा है क्या? क्या खराबी है यहाँ बताने में? कहने के साथ उसने हांडा की आंखों में बहुत गहराई तक झांका। ओह, समझ गया। हांडा ने गहरी सांस खींची। तुम्हारे यहाँ पर आए मेहमान को अंदर बैठाने का रिवाज नहीं मालूम पड़ता। गलत फहमी के शिकार मत हो। फिर खंबे की तरह अड़े क्यों खड़े हो? इंस्पेक्टर अबोध ग्लास को साफ करके चश्मा वापस आंखों पर लगाता हुआ व्यंग पूर्वक बोला, बगैर बुलाए मेहमान पर यह नियम लागू नहीं होता।
हांडा ने उसका मतलब समझा और मतलब समझ में आते ही चेहरा लाल हो गया, लेकिन किसी तरह खुद को संभाला। इसे देखो। हांडा ने जेब से एक पोस्टकार्ड साइज का रंगीन फोटो निकालकर झटके से उसकी तरफ बढ़ाया। इस लड़की को तुम जरूर पहचानते होगे। इंस्पेक्टर अबोध के चेहरे पर असमंजस के भाव आए। उसने फोटो लेकर उसमें मौजूद शख्सियत को देखा। जेहन को तीव्र झटका लगा। वह 22 बरस की निहायत ही कमसिन सी नजर आने वाली अल्हड़ सी युवती का फोटो था। नीलिमा। इंस्पेक्टर अबोध के मुंह से बेसाख्ता निकला। ठीक पहचाना, हांडा तपाक से बोला। यह नीलिमा ही है, Naukri.com में नौकरी करने वाली एक मामूली लड़की। इसका फोटो जेब में टांगे क्यों घूम रहे हो? क्या हुआ ऐसे? हो तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन एक बार फिर मुकद्दर की सिकंदर निकली। बाल बाल बच गई। डिटेल प्रस्तुत करो। इसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मुंबई पूना हाईवे पर इसकी कार को किसी भारी वाहन ने पीछे से ठोक दिया। परिणाम स्वरूप इसकी कार सड़क के किनारे मौजूद 20 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी। फिर भी यह जीवित बच गई। कहा ना, मुकद्दर की सिकंदर निकली। जिस खड्ड में कार गिरी उसमें पानी भरा था, इसलिए बच गई, लेकिन चोटें काफ़ी आई हैं। पार्ले स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है। थोड़ी देर पहले तक होश नहीं आया था, लेकिन कभी भी आ सकता है। डॉक्टरों ने पूरी तरह खतरे से बाहर बताया है। लानत है मुझ पर, शहर में इतनी बड़ी वारदात हो गई और मुझे खबर तक नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, वारदात शहर में नहीं हुई, शहर से बाहर मुंबई पूना हाईवे पर हुई है। ओह, इसीलिए इंस्पेक्टर अबोध को खबर नहीं हुई। अब तो हो गई, बराबर हो गई। उसका हाथ पुनः अपनी अधगंजी खोपड़ी पर जा पहुंचा था और उसने हौले हौले उसे सहलाना शुरू कर दिया था। लेकिन लाख टके का सवाल यह है बंधु कि लड़की का फोटो तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? 1 साल में इसके रोड एक्सीडेंट की यह तीसरी घटना है, तो जो कि स्वाभाविक नहीं हो सकती। तो नारायण स्वामी का ख्याल है कि कोई नीलिमा की जान लेना चाहता है, उसे खत्म करने का ख्वाहिशमंद है, और वही शख्स बार बार उसके ऊपर जानलेवा हमले कर रहा है। तो उस शख्स में स्वामी जी की दिलचस्पी है। वे चाहते हैं कि उस शख्स के बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए। स्वामी को मालूम होना चाहिए? स्वामी जी का नाम तमीज से लो। मेरा मतलब स्वामी जी की इस लड़की नीलिमा में क्या दिलचस्पी है? हर बात में घुसने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मतलब की बात मैंने तुम्हें बता दी। क्या बता दी? यही कि स्वामी जी उस आदमी का पता लगाना चाहते हैं जो नीलिमा पर बार बार अटैक करा रहा है या खुद कर रहा है। और अबोध के हाथ की रफ्तार बढ़ गई थी। तुम्हें हर हाल में उस शख्स को खोद कर निकालना है। वह तो वैसे ही पता लगाने वाला हूँ। आखिर नीलिमा का घर मेरे पुलिस स्टेशन के इलाके में है, और इससे पहले उस पर जो 2 जानलेवा हमले हुए वे दोनों मेरे ही इलाके में हुए थे, और मैं ही उनकी तफ्तीश कर रहा हूँ, अर्थात मेरी ड्यूटी ठहरी। पर तुम्हारी तफ्तीश का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। उसकी वजह भी यही लड़की है। अब निकलना चाहिए। हांडा का स्वर सख्त हुआ। अब इसलिए निकलना चाहिए क्योंकि स्वामी जी ऐसा चाहते हैं। लेकिन बंधु, मुझे नौकरी की तनख्वाह महाराष्ट्र सरकार से मिलती है। क्या तुम्हें पता है कि महाराष्ट्र सरकार के कई नुमाइंदों को स्वामी जी से तनख्वाह मिलती है? लेकिन फिर भी यदि डबल तनख्वाह के ख्वाहिशमंद हो, मेरा मतलब इस काम के बदले उनसे किसी हासिल के ख्वाहिशमंद हो, तो वह तुम्हें बिना कहे हासिल हो जाएगा, और वह हासिल तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा होगा। बाकी तुम समझदार हो। मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। कहा ना, ख्वाहिश न होने के बावजूद तुम्हारा हासिल स्वामी जी के पास महफूज है। लेकिन क्या? अगर स्वामी जी का काम पूरा ना हुआ, हांडा का लहजा सर्द होता चला गया। उसमें चेतावनी उभर आई थी। तो फिर तुम खुद ही यह सोचकर रखना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। यह धमकी है बंधु या वार्निंग, जो तुम्हें पसंद हो। मैं सख्त हैरान हूँ। धमकी पर नहीं, इस बात पर कि स्वामी, मेरा मतलब स्वामी जी जैसा इंसान इस मामले में मेरा मोहताज है। वह परम शक्तिशाली इंसान खुद यह काम नहीं कर सकता। अगर नीलिमा का दुश्मन हमारी दुनिया का कोई इंसान होता तो यह काम स्वामी जी के लिए बहुत मामूली था। लेकिन लगता है कि वह एक असाधारण इंसान है जिसकी दुनिया का
स्वामी जी से कोई वास्ता नहीं, और ऐसा ढका छुपा दुश्मन केवल पुलिस तफ्तीश से ही सामने आ सकता है। कहने के बाद वह एक पल के लिए ठिठका, फिर बोला, ईमानदार और तजुर्बेकार पुलिस इंस्पेक्टर की तफ्तीश से, जो कि स्वामी जी के मुताबिक तुम हो। मेरे अहोभाग्य जो स्वामी जी मुझे ऐसा समझते हैं। व्यंग मत करो इंस्पेक्टर, स्वामी जी के किसी काम आने का तुम्हारे लिए यह सुनहरा मौका है। इस मौके को कैश करके दिखाओ। इतना तो तुम जानते ही होगे कि स्वामी जी के काम आने वाला इंसान कभी नुकसान में नहीं रहता। क्या कहते हो? पहले एक सवाल पूछो। नीलिमा पर होने वाले हमले में कहीं तुम्हारे इन्हीं स्वामी जी का हाथ तो नहीं है? घुमा तो नहीं रहे वे मुझे? यह भी तुम ही पता करो, और अगर तुम्हारे अंदर कुवत हो तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाओ। फिलहाल मैं चलता हूँ, गुड नाइट। लेकिन क्या इंस्पेक्टर? हांडा ठिठका। उसने सवालिया नजरों से अबोध की तरफ देखा। मेरा जवाब तो लेते जाओ। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है। अच्छा? अबोध हैरान हुआ। क्या जवाब दिया मैंने? वह भी तुम्हें मालूम है। इंस्पेक्टर अबोध ठंडी सांस भरकर रह गया। और कुछ? हाँ, कहो। जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन एक काम कभी मत करना, भूल कर भी नहीं। वो क्या? पुलिस वाले पर भरोसा। गुड नाइट इंस्पेक्टर, हांडा ने सपाट स्वर में कहा, पलटा और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। चंद्रप्रकाश के कदम एक साधारण सी खोली के बाहर जाकर रुके। हाथ ने खस्ता हाल दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और चौखट पर एक अधेड़ महिला प्रकट हुई। उसका रंग दबा हुआ तथा चेहरा साधारण था, मांग सूनी, बाकी जिस्म पर भी कोई सुहाग चिन्ह नहीं। चंद्रप्रकाश को देखते ही उसके शांत स्थिर चेहरे पर हलचल नजर आई। आंखों में एक अजीब सी कठोरता व नफरत फैल गई। चंद्रप्रकाश की उम्र करीब 50 साल थी। वह सामान्य व्यक्तित्व वाला एक शांत मिजाज आदमी था। क्लर्की के बदले में उसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से मामूली तनख्वाह मिलती थी। चंदर, अधेड़ औरत के मुंह से आवाज निकली, तुम? हाँ माला, चंद्रप्रकाश सहज भाव से बोला, मैं ही हूँ। काफी दिनों बाद देखा है तुझे, कुछ कमजोर सा दिख रहा है। काफी दिन कहाँ हो गए? उसने कहा, अभी 2 महीने पहले ही तो मिले थे। 2 महीने कम होते हैं? 2 महीने तो 2 ही महीने होते हैं। तो फिर यहाँ की दरवाजे के बाहर खड़े होकर बात करने की आदत नहीं है मुझे। तेरी आदतों के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा चंदर? ताना दे रही हो? वह तो मैं सारी जिंदगी खाती आई हूँ जमाने से। वह एक तरफ को हटती बोली, अंदर आजा। चंद्रप्रकाश अंदर पहुंचा। वहां सामान्य जिंदगी जीने का तकरीबन सभी सामान मौजूद था। बैठ चंदर। माला ने चंद्रप्रकाश को एक इजी चेयर पर बैठाया और खुद उसके सामने एक स्टूल खींचकर उस पर बैठ गई तथा ध्यानपूर्वक उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? चंद्रप्रकाश ने बेचैनी से पूछा। तेरे चेहरे पर फैली फिक्र को देख रही हूँ। काफी परेशान नजर आ रहा है। वो तो मैं सचमुच हूँ। अभी तू केवल परेशान है, फिक्रमंद है, उसने अजीब से स्वर में कहा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा तुम मुझे और क्या देखना चाहती हो? मैं तुझे तड़पते देखना चाहती हूँ, सिसकते देखना चाहती हूँ, घुलते देखना चाहती हूँ, तिल तिल करके मरते देखना चाहती हूँ। तुम पागल हो। वह तो 25 साल पहले थी। नहीं होती तो एक निहायत ही कमीने इंसान के हाथों छली नहीं जाती। एकाएक उसके चेहरे पर नफरत का सैलाब नजर आने लगा था। मैं यहाँ तुम्हारा घिसा पिटा प्रलाप सुनने नहीं आया माला। चंद्रप्रकाश के स्वर में कठोरता उभरी थी। तो फिर क्यों आया है? माला सपाट लहजे में बोली, मैंने तो तुझे कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, एक खबर सुनाने आया हूँ। सुना? तुम्हें वह खबर मालूम है, फिर भी बताने को इतना उतावला हो रहा है? माला के चेहरे पर चंद्रप्रकाश के लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं था। हाँ, जैसी तेरी मर्जी। नीलम इस वक्त अस्पताल में है। माला के चेहरे के भाव पुनः चेंज हुए। अब क्या हुआ उसे? चंद्रप्रकाश अपलक उसे देखता रहा। क्या हुआ उसे अब? माला ने अपना सवाल दोहराया। वही जो पहले भी 2 बार हो चुका है। एक्सीडेंट? माला के होठों से आवाज निकली। उसकी कार फिर किसी ने ठोक दी? हाँ, चंद्रप्रकाश ने पूरी बात बताई। बुरा हुआ। माला ने बड़े अफसोस भरे अंदाज में सिर हिलाया। यह बात अलग है कि साफ नजर आ रहा था कि उसका अफसोस फर्जी था। बहुत बुरा हुआ उस मासूम के साथ,
लेकिन तुम फिक्र मत करो, बड़ी सख्त जान लड़की है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। पहले भी 2 बार बच निकली, देख लेना इस बार भी बच निकलेगी। बच गई है, उसकी हालत डॉक्टर खतरे से बाहर बता रहे हैं, लेकिन अभी वह बेहोश है। देखा, माला तपाक से बोली, मैंने कहा था ना कि बड़ी सख्त जान लड़की है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। पृथ्वी कहाँ है? चंद्र प्रकाश ने अजीब सा सवाल किया। यह कौन है? ओह, क्या ओह? मेरी बात गौर से सुनो माला। और मैं क्या कर रही हूँ? मैं घर आए मेहमान को चाय पिलाने का इस मुल्क में रिवाज है, बनाकर लाऊं, पेश करूं खिदमत में? नहीं, इत्मीनान रख चंदर, मैं तुझ जितनी कमीनी नहीं हूं। तेरी चाय में चुपचाप कोई जहर वहर नहीं मिलाने वाली, जानता है क्यों? चंद्र प्रकाश की आंखों में सवालिया निशान उभरे, माला की आंखों में शोले भड़के। क्योंकि मुझे बखूबी मालूम है कि तू जहर से नहीं मरने वाला। दरअसल तू खुद इतना जहरीला है कि तेरे सामने जहर भी पनाह मांग जाएगा। यह तुम नहीं, मेरे लिए तुम्हारी नफरत बोल रही है। माला ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। और फिर तू मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नहीं है। अपनी मौत से पहले तुझे अभी पता नहीं क्या क्या देखना है। मेरी बात सुनो माला। चंद्र प्रकाश जहर के घूंट पीता बड़ी मुश्किल से जब्त करता हुआ बोला, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि ये खतरनाक खेल बंद हो जाए। क्या कह रहा है चंदर? माला सख्त हैरान हुई थी। अभी तो खेल शुरू हुआ है, और फिर क्या? और फिर इसे खत्म करना तेरे हाथ में थोड़े ही ना है। मुझे मालूम है वह तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए तो आया हूं। अच्छा, नीलिमा की जान बख्श दो, मेरे अविनाश को जीने दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुजरिम मैं हूं, गुनाह मैंने किया है, इसलिए सजा भी केवल मुझे ही मिलनी चाहिए। ओहो, वैसे देखा जाए तो मुझे सजा पहले ही मिल चुकी है। 25 साल पहले तुमने मुझे जो श्राप दिया था वह सच साबित हो चुका है। उस वक्त मैंने जो कुछ भी ठुकराया था वह मुझे दोबारा कभी हासिल नहीं हो सका। गायत्री औरत नहीं, एक जहरीली नागिन थी जो शायद तुम्हारे श्राप को सच करने के लिए ही दुनिया में आई थी। फिर भी अगर तुम्हारी नफरत शांत नहीं हुई हो तो मुझे मार डालो, मेरी जान ले लो, और इसके लिए तुम्हें पृथ्वी की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं खुद अपना सिर काटकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। हा हा हा, माला एकाएक अट्टहास कर उठी। उसका अट्टहास बेहद सर्द था। फिर वह बोली, देखा चंदर, देखा तूने किस्मत कैसे रंग बदलती है। एक वक्त वह भी था जब मैं इससे कहीं ज्यादा दयनीय हालत में तेरे पास आई थी और तेरे कदमों में नाक रगड़ रगड़ कर रहम की भीख मांगी थी। हर रोज रो रो कर मैंने तुझसे फरियाद की थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी मैं कि मुझे तबाह मत करो, एक निर्दोष जिंदगी से मत खेलो, मुझे अभागी की तकदीर में कोई कहानी मत लिखो, मुझे इतनी भयानक सजा मत दो। याद है ना तुझे? भूला तो नहीं होगा तू वह सब? नहीं भूला हूं मैं वह सब भूल भी कैसे सकता हूं? जरा याद करके बता जलील इंसान, क्या उस वक्त तूने मुझ पर रहम किया था? मुझे माफ कर दिया था तूने? मेरी फरियाद कबूल कर ली थी तूने? औरत और मर्द में यही तो बुनियादी फर्क होता है माला। वह कभी उतना नहीं गिर सकती जितना एक मर्द गिर सकता है। औरत अगर जख्मी हो जाए तो वह मर्द से कहीं ज्यादा गिर सकती है। मिसाल साक्षात तेरे सामने है। यानी तुम कबूल कर रही हो कि नीलिमा पर? मैं ऐसा कुछ भी कबूल नहीं कर रही चंदर। तो तुम फिर? यह कि उस लड़की के साथ इस मर्तबा जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दखल नहीं है। इस मर्तबा कहा है ना तुमने, यानी कि इस बार तुम्हारा दखल नहीं है। इससे पहले नीलिमा पर जो 2 अटैक हुए उसमें तुम्हारा बराबर दखल था। वे हमले तुम्ही ने नीलिमा पर कराए थे। बोलो, यही बात है ना? बको मत, माला धीरे से गुर्राई। कबूल करो माला कि मैं सच कह रहा हूं। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, खुद ही उठकर यहां से निकल जा चंदर, और दोबारा कभी भूल कर भी इधर को रुख न करना। तो तुम मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं कर सकती माला। मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार कर सकती हूँ वह तू सपने में भी नहीं सोच सकता, हरामजादे। चंद्र प्रकाश हकबकाकर माला को देखने लगा था। इतना कमजोर मत बन चंदर, हौसला रख। जख्मी नागिन की तरह माला फुफकारी। अभी तो केवल तेरी मुकम्मल बर्बादी का ऐलान हुआ है, कोई लाश नहीं गिरी अभी तक, पर आने वाले कल में सरतियां गिरने वाली है। एक नहीं, कई लाशें गिरेंगी और तेरी लाश सबसे आखिरी होगी। उससे पहले तो तुझे अपने जिगर के टुकड़ों की लाशें देखनी होंगी, उनकी लाशों पर आंसू बहाने होंगे, ठीक वैसे जैसे कि मैं पिछले 25 सालों से बहाती आ रही हूँ।
अपने अरमानों की लाश पर तड़पती आ रही हूँ। इतनी जल्दी अगर तू विचलित हो जाएगा और टूट जाएगा तो सारे खेल का मजा किरकिरा हो जाएगा। इंसान कोई भी हो माला, चंद्रप्रकाश का लहजा इस बार चेंज हुआ था। वह अमर होकर दुनिया में नहीं आया। क्या कहना चाहता है? प्रतिशोध की जो भीषण आग तुम्हारे अंदर जल रही है वह तुम्हारे साथ साथ पृथ्वी को भी जलाकर राख कर देगी। जीने की ख्वाहिश ही किसमें है बेवकूफ। मैं तो पिछले 25 सालों से राख होने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन पृथ्वी, उसका मुकद्दर भी कहाँ दूध से धुला है। वह तो हर वक्त अपनी मौत का सामान बांधे घूमता है। किस क्षण मौत झपट्टा मारकर उसे अपनी बाहों में समेट लेगी कोई नहीं जानता, लेकिन उसका यह मुकद्दर लिखने वाली भी तो तुम ही हो। हाँ, मैंने जानबूझकर उसका यह भयानक नसीब लिखा है। आखिर क्यों कर हमदर्दी होगी मुझे उस हराम के बीच से? क्या रिश्ता है उसका मुझसे? उसका तो हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तुझसे है, सिर्फ तुझसे। इसीलिए उसके साथ तुमने इतना भयानक सलूक किया। हाँ, इसीलिए मैंने उसे अपना हथियार बनाया है। वह तुझे मारेगा तो भी तू ही बर्बाद होगा चंदर, तू उसे मारेगा तो भी तू ही बर्बाद होगा। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं तो हर तरफ से फायदे में हूँ। दोनों हाथों में लड्डू हैं मेरे। तुमने ठीक कहा था माला। क्या ठीक कहा था? औरत यदि जख्मी हो जाए तो वह मर्द से कहीं ज्यादा गिर सकती है। तू सचमुच किसी भी हद तक गिर सकती है। तारीफ के लिए धन्यवाद। वहाँ हंसी। लेकिन अब सावधान रहना। किससे? मुझसे। ओह, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि अगर मुझे खुद जिंदा रहना है और अपने बेटे और उसकी होने वाली पत्नी को जीवित देखना है तो क्या? मुझे पलटवार करना होगा। तेरे उस सपोले के साथ साथ तुझे भी नेस्तनाबूद करना होगा। इतना कलेजा है तेरे अंदर? नहीं है, मैं खुले दिमाग से कबूल करता हूँ कि नहीं है, लेकिन मुझे पैदा करना पड़ेगा। मरता क्या ना करता वाली हालत में पैदा करना पड़ेगा। अपनी दुनिया को तबाह होने से बचाने के लिए करना पड़ेगा। एक बात और, उसे भी उगल। आज के बाद मैं कभी तेरे पास नहीं आऊँगा। अब तुझे मेरे पास आना होगा, और यह मेरा तुझसे वादा है। तू मेरे पास जरूर आएगी, तड़पती, सिसकती और अपनी औलाद के लिए रहम की भीख मांगती, घुटनों के बल चलती मेरे पास दौड़ कर आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं तेरे पास आया हूँ। मगर माला हकबकाई सी बोली, मुझसे तुझे वह भीख हासिल नहीं होगी। मुझे तुझ पर कोई रहम नहीं आएगा, क्योंकि उसके सारे रास्ते खुद तू ही अपने हाथों से बंद कर चुकी है। फिलहाल चंद्रप्रकाश एक झटके से उठकर कुर्सी से खड़ा हो गया। चलता हूँ, नमस्ते। माला को हक्की बक्की सी बैठी छोड़कर चंद्रप्रकाश तेजी के साथ खोली से बाहर निकल गया था। सुबह, बहुत सुबह, करीब 5 बजे पार्ले स्थित 5 स्टार सुविधाओं वाले मशहूर नर्सिंग होम के ओपीडी में नीलिमा को होश आया। नीलिमा 22 साल की कोमल सिंदूरी चेहरे वाली एक बाहरों सी हसीन युवती थी। उसका रूप लावण्य किसी के भी दिल पर बिजली गिरा सकता था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर हल्का पीलापन छाया हुआ था। कमजोरी साफ साफ नजर आ रही थी। आंखें खुलते ही सामने उसे जो चेहरा नजर आया, उसे देखते ही नीलिमा के होठों से ठंडी सांस निकल गई। वह अविनाश का चेहरा था। अविनाश 24 साल का एक हैंडसम नौजवान था। वह उस वक्त भी जाग रहा था और नीलिमा की बेहोशी के दरमियान पिछले 24 घंटों से वहां मौजूद था। इस बीच उसने एक पल के लिए भी पलकें नहीं झपकाई थी। नीलिमा ने कई बार पलकें फड़फड़ाकर अविनाश को देखा, फिर बेतहासा कमजोरी के बावजूद गुलाबी होठों पर उसके जैसी ही हसीन मुस्कुराहट उभर आई। लेकिन न जाने क्यों अविनाश न मुस्कुरा सका। एकाएक नीलिमा ने उसे देखकर शरारत से अपनी एक आंख दबा दी। अविनाश तकबकाया। हेलो हस्बैंड जानी, नीलिमा शरारती मुस्कान के साथ बोली। उसकी महीन आवाज में थकान साफ झलक रही थी। कैसे हो? यह सवाल मुझे तेरे से करना चाहिए था। अविनाश आंखें निकालता हुआ गुर्राया। कैसे करते? वह तपाक से बोली। मुझे हर किसी से एक कदम आगे चलने की बीमारी जो है। बकवास बंद करो। तुम मौत के मुंह से निकलकर अभी अभी होश में आई हो। ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लिहाजा जुबान पर कंट्रोल रखो। कैसे कंट्रोल रखूं? इस मामले में भी मुझे सारी दुनिया से एक कदम आगे चलने की बीमारी है। मुझे भी एक बीमारी है। वह क्या हस्बैंड जानी? सामने वाला अगर बार बार मना करने के बावजूद ना माने तो मुझे उसका जबड़ा तोड़ देने की बीमारी है। नीलिमा मनमोहक भाव से मुस्कुराई। हंसती है? नहीं, मुस्कुरा रही हूँ। क्या टाइम हुआ है?
क्या करना है तुझे टाइम जानकर? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले जरा इस अस्पताल का नाम तो बता दो जिसकी मैं खटिया तोड़ रही हूँ। वह भी क्यों पूछ रही हो? समझा करो यार, अगर स्टार फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल है तो यहाँ की कैंटीन बहुत ज़्यादा उम्दा होगी। लेकिन तुझे कैंटीन का क्या करना है? अविनाश चकराया। अगर सुबह ब्रेकफास्ट का वक्त हो गया होगा तो लंबा चौड़ा ब्रेकफास्ट करना है। बहुत जोर की भूख लगी है। खबरदार, जब तक डॉक्टर इजाज़त नहीं देते मैं तुझे पानी भी नहीं पिलाने वाला। कैसे बेरहम हस्बैंड जानी हो तुम मेरे। मैं तेरा हस्बैंड नहीं हूँ, और अगर यही लक्षण रहे तो आगे भी तेरा हस्बैंड नहीं बनने वाला। यह तो मुझ पर जुल्म होगा हस्बैंड जानी। होता रहे मेरी भला से, लेकिन मैंने क्या किया है? तेरी कार का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या पता कैसे हुआ, यह तुम जाकर मेरी कार से पूछो। अरे बेवकूफ़ लड़की, हर वक्त ठिठोली अच्छी नहीं होती। तुझे एहसास भी नहीं है कि वह एक्सीडेंट कितना भीषण था। तेरी मुकम्मल कार के परखच्चे उड़ गए, तू जिंदा बच गई, यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। वह तो मुझे बचना ही था। क्यों? क्योंकि मेरी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं होने वाली। क्या बकती है? मैं सच कह रही हूँ हस्बैंड जानी, मेरी मौत रोड एक्सीडेंट में नहीं लिखी। तो फिर कैसे लिखी है? गोली से। क्या? अविनाश हड़बड़ाया। ऑफ कोर्स हस्बैंड जानी, मैं जब भी मरूंगी गोली से ही मरूंगी। मेरा ज्योतिष चीख चीख कर कह रहा है। तेरा ज्योतिष? और क्या, लगता है तुम भूल गए कि मैं ज्योतिष जानती हूँ, और मेरी ज्योतिष का आंकड़ा कभी फेल नहीं हो सकता। और यह मेरे ज्योतिष के आंकड़े बता रहे हैं कि मेरी मौत रिवाल्वर की गोली से लिखी है। कहो तो इस रिवाल्वर का नंबर भी बता दूं? बको मत, मैं तो तुम्हारी मौत के बारे में भी बताने का हौसला रखती हूँ। क्या बकती है? कसम उठवा लो हस्बैंड जानी, मैं बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। अपनी ज्योतिष से मैंने तुम्हारी मौत का भी कैलकुलेशन कर लिया है, पूरा गुणा भाग। ओह, तो क्या कह रही है तेरी ज्योतिष की कैलकुलेशन मेरी मौत के बारे में? जाने दो ना हस्बैंड जानी, अगर तुम्हारा दिल मजबूत ना हुआ तो मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। क्या मतलब? तुम्हारी मौत के बारे में तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। अभी क्यों नहीं बताओगी? बता तो रही हूं, अगर तुम्हारा दिल मजबूत ना हुआ तो मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मेरा दिल बहुत मजबूत है, तुम उसकी जरा भी फिक्र ना करो और मेरी मौत के बारे में बताओ। और ना जाने क्यों नीलिमा एकाएक खामोश हो गई। उसका चेहरा पल प्रतिपल संजीदा होता चला गया। चुप क्यों हो गई नीलम? अविनाश ने उसे कुरेदा। मेरी मौत के बारे में बताती हूँ। नीलिमा उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही बोल पड़ी थी। उसकी आंखें शून्य में टिक गई थी। मेरी आंखें तुम्हें फांसी के फंदे पर झूलता देख रही हैं, तो तुम फांसी पर लटक कर मरने वाले हो। नॉनसेंस, अविनाश मुंह बिगाड़कर बोला। यह कभी नहीं हो सकता। फांसी केवल 2 अवस्थाओं में हो सकती है। भविष्य के बारे में कोई पहले से दावा नहीं कर सकता। एकाएक वह ठिठकी, फिर आगे जोड़ा, सिवाय तुम्हारी नीलम के। शट अप नीलम। इसीलिए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता रही थी, आइंदा भी किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली। किस बारे में? अपने एक्सीडेंट से ताल्लुक रखती किसी भी बात के बारे में। तुम पागल हो नीलम, अविनाश ने दांत भींचे। पहले तो नहीं थी, तुम्हारे प्यार ने बना दिया है। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ जो तुम जैसी सिरफिरी से प्यार करूंगा। उससे बेहतर अपना सिर फोड़ लेना है। वह तुम्हारे हाथ में कहाँ है हस्बैंड जानी? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें होश में आते ही उसे खबर करना है। मैं उसे खबर करने जा रहा हूँ। अविनाश ने डेस्क पर रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। नीलिमा ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अविनाश रुक गया। उसने सवालिया निगाहों से नीलिमा को देखा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ हस्बैंड जानी। नीलिमा जब इस बार बोली तो उसके स्वर में हल्का सा कंपन था। क्या कहना चाहती हो? डॉक्टर जानी को मत बुलाओ। क्यों? मैं ठीक होना नहीं चाहती। क्या? हाँ हस्बैंड जानी, मैं ठीक होकर इस अस्पताल से बाहर जाना नहीं चाहती। यह तुम क्या कह रही हो नीलम? अविनाश चकित नजर आ रहा था। ठीक कह रही हूँ हस्बैंड जानी, क्योंकि इसी में मेरा, तुम्हारा और हम सबका हित है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा नीलम, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं अभी मरना नहीं चाहती, लेकिन जबकि मैं अपनी मौत की आहट साफ महसूस कर रही हूँ। वह मेरे बहुत करीब चक्कर काट रही है। तो तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है नीलम। अविनाश घबरा सा गया। मैं अभी डॉक्टर को, मैं मरने से नहीं डरती अविनाश,
नीलिमा ने उसका वाक्य पूरा नहीं होने दिया था। ना ही मैं दुनिया की किसी और शय से डरती हूँ। मैं जानता हूँ पगली, और कबूल करता हूँ तेरे जैसी निर्भीक लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर भी एक ख्याल मुझे खौफजदा कर जाता है, और उस ख्याल से भी मैं थरथरा जाती हूँ। कौन सा ख्याल नीलम? मैं कुंवारी नहीं मरना चाहती, मैं सुहागिन मरना चाहती हूँ। तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाकर दुनिया से जाना चाहती हूँ मैं। वह भावुक नजर आने लगी थी। क्यों ऐसी डराने वाली बातें कर रही हो नीलम? तुझे कुछ नहीं होने वाला। तू मेरी सुहागिन बनकर आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती तू। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहूंगी, यह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्या? मैं यह भी देख रही हूं कि मेरा दम तुम्हारी गोद में टूटने वाला है। तुम्हारी बाहों में अंतिम सांस लूंगी मैं। क्या? हाँ अविनाश, लेकिन उस वक्त मैं सुहागिन नहीं हूँ। मेरी मांग सूनी है, मस्तक पर बिंदी भी नजर नहीं आ रही। मैं फिर कह रहा हूँ नीलम, तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा। तुम जानते हो अविनाश, मेरा ज्योतिष मुझे कभी कोई गलत नज़ारा नहीं दिखाता। और फिर? क्या और फिर? मेरा हाथ देखो तुम, इसमें शादी की रेखा नहीं है। मेरा ज्योतिष चीख चीख कर कह रहा है कि मेरे नसीब में सुहागिन मरना नहीं लिखा। फिर कैसे मैं तुमसे शादी करूं? बकवास है तुम्हारा ज्योतिष। मैं तुम्हारे अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही तुमसे शादी कर रहा हूं। नहीं कर पाओगे, मेरे हाथ में शादी की रेखा। शट अप नीलम। अविनाश बुरी तरह झुंझला उठा। बंद करो अपनी बकवास, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नीलम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन न जाने क्या सोचकर इरादा बदल दिया। वह खामोशी के साथ अविनाश की तरफ देखती रही। अविनाश इंटरकॉम पर किसी से बात करने लगा था। न जाने क्यों नीलिमा की आंखों में आंसू भरते चले गए। विश्वमोहन अपने इकलौते बेटे गुलशन के कमरे में पहुंचा। वह विश्वमोहन जो एक केंद्रीय नेता था, एक बार एमपी भी रह चुका था। इस वक्त उसने ढीला ढाला कुर्ता पाजामा पहन रखा था और उस पर सफेद रंग का शॉल डाले हुए था। गुलशन फिल्मी हीरो जैसा दिखने वाला एक आकर्षक नौजवान था। विश्वमोहन को देखते ही कंप्यूटर पर व्यस्त गुलशन झटके से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे डैड आप? वह विश्वमोहन को देखता हुआ थोड़ा चौंक कर बोला, इतनी रात गए? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों कष्ट किया? विश्वमोहन ने कोई जवाब देने के बजाय अपलक अपने बेटे को देखा। उसकी नजरों में ऐसा कुछ था कि गुलशन विचलित तो हो उठा। ऐसे क्या देख रहे हैं डैड? उसने बेचैन होकर पूछा। विश्वमोहन उसके चेहरे पर पूर्ववत नजरें गड़ाए हुए घोर संजीदगी से बोला, देख रहा हूं कि तू विश्वमोहन का कैसा चश्मो चिराग है। मैंने ऐसा क्या किया डैड? वह भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ और बताना चाहता हूं। क्या? गुलशन की बेचैनी बढ़ गई थी। विश्वमोहन के हाव भावों ने उसे बता दिया था कि जरूर कोई गंभीर मामला था। तू जानता है बेटे, मैं पिछले 15 सालों से राजनीति में हूँ और अपनी पार्टी के टिकट पर एक बार एमपी भी बन चुका हूँ। एकाएक वह ठिठका, फिर बोला, सिर्फ एक बार। गुलशन के चेहरे पर असमंजस के भाव आए। विश्वमोहन ने आगे कहा, जबकि इस दरमियान सेंटर में 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं और आम जनता में तेरे डैड का जो क्रेज है उससे कोई भी अनजान नहीं है। इसके बावजूद मैं एक बार ही एमपी चुना गया, 3 बार एमपी नहीं चुना गया। आज भी एमपी नहीं हूं। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे दोबारा फिर कभी टिकट नहीं दिया। यह जानते बूझते टिकट नहीं दिया कि अगर टिकट मुझे दिया जाता तो मेरी जीत सुनिश्चित थी। मुझे कोई भी चुनाव में हरा नहीं सकता था। जानता है ऐसा क्यों हुआ? गुलशन के चेहरे पर मौजूद सवालिया निशान गहरे हो गए। जाहिर सी बात है, विश्वमोहन ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं असल में उतना करप्ट और कमीना नहीं हूं जितना कि मुझ जैसे किसी नेता को होना चाहिए, और मेरी यही खामियां पार्टी हाईकमान को हमेशा खटकती आई है। गुलशन ने सीधे स्वभाव से कहा, आप अपनी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा ना कि मैं उतना करप्ट और कमीना नहीं हूं, इसीलिए मैं पार्टी भी नहीं छोड़ सकता। जिस पार्टी ने मुझे यह सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई, मैं उससे नमक हरामी नहीं कर सकता। लेकिन पार्टी तो आपके साथ धोखा कर रही है, उसे हक है ऐसा करने का। बड़ी अजीब सोच है आपकी। नहीं बेटे, मेरी सोच अजीब नहीं है, तुम्हारा नजरिया अजीब है। एक बार किसी के लिए समर्पण की भावना तो दिल में लाकर देखो, मुझसे सहमत हो जाओगे। लेकिन यह पार्टी इलेक्शन
और हार जीत का जिक्र मुझसे क्यों डैड? मेरी तो राजनीति में कभी कोई दिलचस्पी ही नहीं रही। तुम्हें यह बताने के लिए बेटे कि तू उस बाप का बेटा है जो कभी अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहता। लेकिन मुझे आप यह क्यों बताना चाहते हैं? गुलशन को किसी ख्याल ने एकाएक काफी व्यग्र कर दिया था, क्योंकि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तू अपने बाप से सहमत नहीं है। अगर होता तो अपने बाप के पद चिन्हों पर चलता, उसके खिलाफ नहीं। मैंने ऐसा क्या किया जो? नीलिमा को जानता है ना? विश्व मोहन ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। नीलिमा? लहजा कांपा। जानता है ना? हाँ हाँ हाँ। गुलशन के माथे पर आड़ी तिरछी लकीरें उभर आई थी। जेहन में उथल पुथल मच गई थी। कैसे जानता है उसे? वह कहता चला गया, लंदन में मेरी क्लासमेट थी। हम दोनों ने एक साथ एमबीए किया है। क्लासमेट से जान पहचान हो जाना कोई बुरी बात नहीं, प्यार हो जाना भी बुरी बात नहीं। दोनों पति पत्नी बन जाएं तो भी कोई नई बात नहीं। तुम भी नीलिमा से प्यार करते हो ना? गुलशन कसमसाया, फिर बेचैनी से पहलू बदलकर झिझकता सा बोला, हाँ हाँ, मैं नीलिमा से प्यार करता हूँ। लेकिन नीलिमा तुमसे प्यार नहीं करती, वह किसी और से प्यार करती है, टूट कर चाहती है उसे। वह अहमक है डैड, गुलशन आवेश में बोला। उसे हीरे और कोयले में फर्क करने की तमीज नहीं है। होती तो उस दो कौड़ी के लड़के से कभी प्यार नहीं करती। तुम अविनाश की बात कर रहे हो ना? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं डैड। मैं पूछता हूँ, कौन सा सुख दे पाएगा वह फटीचर उसे? कहाँ लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली नीलिमा और कहाँ एक मामूली औकात वाला वह इंसान? क्या मेल है आखिर उन दोनों का? दिल के मामले ऐसे ही होते हैं बरखुरदार। लेकिन डैड, प्यार कभी दौलत का मोहताज नहीं रहा। इतिहास गवाह है, जब भी दौलत ने उसे पिंजरे में कैद करने की कोशिश की है, दौलत को मुंह की खानी पड़ी है। और फिर हैसियत में अविनाश कमजोर है, नीलिमा नहीं। जो लड़की लंदन की यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकती है, उसकी हैसियत हमसे किसी भी तरह कम नहीं हो सकती। लेकिन हमारी हैसियत वाली कोई लड़की लंदन से एमबीए करने के बाद Naukri.com जैसी किसी संस्था में नौकरी नहीं कर सकती। कितनी तनख्वाह देते होंगे आखिर Naukri.com वाले उसे? नीलिमा को उसकी मौजूदा नौकरी से कहीं ज्यादा अच्छी नौकरी हासिल हो सकती थी, अभी भी हो सकती है। नीलिमा को ऐसी किसी भी अच्छी नौकरी की ख्वाहिश नहीं है। यह आप कह रहे हैं? हाँ, यह मैं कह रहा हूँ। वह शख्स कह रहा है जिसका इकलौता होनहार नीलिमा से प्यार करता है। ऐसी लड़की के बारे में जानने का मुझे हक है। और क्या जानते हैं आप नीलिमा के बारे में? विश्व मोहन संजीदगी से बोला, यह कि वह अविनाश से बेइंतहा प्यार करती है, उसे टूट टूट कर चाहती है। और अविनाश, वह नीलिमा से भी ज्यादा उसे चाहता है। इतनी गहरी चाहत उन दोनों के बीच है जिसका तुम ख्याल भी नहीं कर सकते। तो फिर वे शादी क्यों नहीं कर लेते? वह भी कर लेंगे। कब कर लेंगे? 5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं उनकी इस रासलीला को चलते। क्या कहना चाहते हो तुम? केवल यह कि यह उन दोनों का प्यार नहीं, नीलिमा की बेवकूफी है, उसका पागलपन है, उसकी गलती है। और अपनी इस गलती का एहसास नीलिमा को एक दिन जरूर होगा। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। उसे मेरे पास आना ही होगा। बेटे की आंखों में झांकते एक बाप ने कहा, वह दिन ना आया और उससे पहले ही उन दोनों ने शादी कर ली तो? ऐसा कभी नहीं होगा डैड। गुलशन के जबड़े भिचे, चेहरे पर तनाव छा गया। मैं वो दिन कभी नहीं आने दूंगा। फिर भी आ गया तो क्या करोगे? मुझे नहीं पता क्या करूंगा, लेकिन जो भी करूंगा वह बुरा ही होगा। अच्छा तो उन हालात में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं तुम क्या करोगे। क्या करूंगा? नीलिमा को खत्म कर दोगे, उसका कत्ल कर दोगे। गुलशन भौचक्का सा विश्व मोहन का चेहरा देखने लगा। फिर तब जब चेतना लौटी तो होठों से शब्द निकलते चले गए। यह आप क्या कह रहे हैं डैड? वही जो सच है बेटे। प्यार का जुनून ऐसा ही होता है। मैंने भी प्यार किया है, इसलिए मैं इस जुनून को जानता हूँ। क्या जानते हैं आप? यही कि जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, उसे किसी और को भी हासिल नहीं होने दे सकते। उस शख्स को तो हरगिज नहीं जिसकी वजह से वह हमें हासिल नहीं हुई। जो मेरे काम नहीं आ सकती, उसे हम किसी और के भी काम नहीं आने देंगे। अगर आज एक बार फिर नीलिमा अस्पताल में है तो उसकी इकलौती वजह यही है। क्या? गुलशन चौंका था। नीलिमा अस्पताल में है? ऐसे चौंक कर मत दिखाओ बेटे, जैसे कि यह बात तुम्हें अभी मेरे बताए मालूम हुई है।
गुलशन तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोला, लेकिन डैड यह झूठ है। आप सरासर गलत समझ रहे हैं। मैंने नीलिमा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। अगर सचमुच वह आज किसी अस्पताल में है तो उसकी वजह मैं नहीं हूं। सुनो बरखुरदार, मेरी बात गौर से सुनो। खून बहाने से कभी प्यार हासिल नहीं होता। खून केवल नफरत पैदा करता है, इंतकाम जगाता है, तबाही लाता है। लेकिन बाज आ जाओ बेटे, बाज आ जाओ। विश्व मोहन ने इस बार भी उसे बोलने का मौका नहीं दिया था। अपने जुनून पर काबू कर लो, वरना तूफान आ जाएगा। नीलिमा केवल अविनाश से प्यार करती है। उन दोनों प्यार करने वालों के रास्ते से तुम हट जाओ। उन दोनों को एक हो जाने दो। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। अविनाश बहुत बदकिस्मत लड़का है। उसे नीलिमा का प्यार छोड़कर जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। गुलशन ने आंखें सिकोड़कर विश्व मोहन को देखा। आप अविनाश के बारे में यह सब कैसे जानते हैं? विश्व मोहन हड़बड़ाया। क्या? मैंने पूछा है डैड, आप अविनाश को कैसे जानते हैं? उस शख्स के बारे में इतनी खुर्दबीनी से आप कैसे जानते हैं जिसकी बिना पर आपने यह दावा किया है कि वह बहुत बदकिस्मत लड़का है, जिसे नीलिमा का प्यार छोड़कर जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। विश्व मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। आवेग में वह कुछ ज्यादा ही कह गया था। जवाब दीजिए डैड। गुलशन विश्व मोहन के चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए बोला। उस इंसान से आपको आखिर इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या संबंध है आपका उसके साथ? जिद मत करो बेटे। गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिवाय सड़ांध के और कुछ भी हासिल नहीं होगा। यानी आप कबूल करते हैं कि अविनाश के साथ आपका कोई संबंध है, कोई पुराना रिश्ता है उससे? मैंने कहा ना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से सिवाय सड़ांध के और कुछ हासिल नहीं होगा। फिलहाल बस इतना ही जान लो, वह परिवार रहम के काबिल है। और जहां तक रिश्ते की बात है तो मेरे साथ उसका नफरत का रिश्ता है। नफरत का रिश्ता? हाँ बेटे, बरसों पहले अविनाश के पिता चंद्र प्रकाश के साथ एक नाइंसाफी हुई थी। वह नाइंसाफी तुम्हारे इस पिता ने की थी। अविनाश उसका इकलौता बेटा है और मैं नहीं चाहता कि आज बरसों बाद चंद्र प्रकाश परिवार के साथ, खास तौर पर उसके बेटे के साथ कोई नाइंसाफी हो, और वह नाइंसाफी मेरे अपने बेटे के हाथों से हो। ऐसा तो मैं हरगिज नहीं चाह सकता। आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है डैड। पूरी बात बताइए मुझे। फिलहाल मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता सकता बेटे। कि अविनाश का हक मत छीनो, उसके साथ कोई नाइंसाफी मत करो। नीलिमा और अविनाश के प्यार की गहराई का एहसास तुम्हें भले ही ना हो, लेकिन मुझे बखूबी है। पहले तो यह संभव नहीं है कि नीलिमा उसे छोड़कर तुमसे शादी के लिए राजी हो सकती है। इसके बावजूद अगर किसी तरह तुमने यह करिश्मा कर दिखाया तो यह रिश्ता मुझे हरगिज कबूल नहीं होगा। ना ही यह रिश्ता और ना ही तुम दोनों। क्या? मैं उसी क्षण तुम दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। केवल इतना ही नहीं, उसी क्षण से तुम मेरे लिए बेगाने हो जाओगे। फिर उसी क्षण से तुम मुझसे अपने तमाम रिश्ते खत्म समझना। ये मेरा अंतिम फैसला है। मारे अविश्वास के गुलशन की आंखें फट पड़ी। एक बात और, विश्व मोहन पुनः बोला। गुलशन ने फटी फटी आंखों से अपने पिता को देखा। अगर आने वाले कल में नीलिमा के साथ कोई अनहोनी होती है, विश्व मोहन अपने एक एक शब्द पर बल देता हुआ बोला, और उस अनहोनी में किसी भी तरह से तुम्हारा हाथ निकलता है तो यकीन मानो बरखुरदार, मैं तुम्हें चाहकर भी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन हालात में तुम्हारे साथ जो होगा, सच कह रहा हूं, वह उससे कहीं ज्यादा बुरा होगा जो अभी मैंने तुम्हें बताया। और यह तुम्हें मेरी आखिरी वार्निंग है। ये वार्निंग मेरी अपने बेटे को है। गुड नाइट। गुलशन हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। विश्व मोहन तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। नीलिमा बिल्कुल अकेली थी। अविनाश कुछ ही देर पहले लंच के लिए गया था। वह काफी हद तक स्वस्थ हो चुकी थी। उस वक्त वह एक गोल और भारी तकिए के सहारे बिस्तर पर अधलेटी सी अवस्था में बैठी उस दिन का अखबार पढ़ रही थी जब इंस्पेक्टर अबोध ने वहां कदम रखा। गुड आफ्टरनून मिस नीलिमा। कमरे में कदम रखते ही इंस्पेक्टर अबोध अपने अधगंजे सिर पर हाथ फिराता हुआ सहज जैसे मीठे स्वर में बोला था। नीलिमा ने अखबार से निगाहें हटाकर अबोध की तरफ देखा। उसे देखते ही नीलिमा के होठों पर मोहक मुस्कान उभर आई। आओ इंस्पेक्टर जानी, वह अखबार एक तरफ रखती हुई इत्मीनान से बोली। सच पूछो तो मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। इस बार आने में बड़ी देर कर दी। अबोध ने लच्छेदार लहजे में कहा। सो तो है मोहतरमा,
वह क्या है कि इस बार तुम्हारा एक्सीडेंट बॉम्बे पूना हाईवे पर हुआ था, जो कि मेरे पुलिस स्टेशन के इलाके में नहीं आता। फिर भी आने से बाज नहीं आए। मजबूरी है, नौकरी का सवाल है। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे पुलिस स्टेशन की सीमा में नहीं हुआ तो फिर? इससे पहले 2 बार तुम्हारे जो एक्सीडेंट हुए वे मेरे पुलिस स्टेशन के इलाके में ही हुए थे। लिहाजा यह तीसरा एक्सीडेंट भी उसी मामले की कड़ी हो सकता है, बल्कि है। ओह, क्या मैं जान सकता हूँ कि उस वक्त उस हाईवे पर तुम क्या कर रही थी, जबकि किसी ने तुम्हारी कार को ठोंक कर उसे सरोवर में जल समाधि दे दी? अपने अधगंजे सिर को सहलाते अबोध के हाथ में तेजी आ गई थी। लूनावाला एकाएक नीलिमा ठिठकी। उसने अपलक अबोध को देखा। क्या हुआ? अबोध ने पूछा। मैं पहले भी कई बार पूछ चुकी हूँ, तुम्हारे सिर में कोई तकलीफ है इंस्पेक्टर जानी? अबोध हड़बड़ाया। नहीं तो। वह फौरन अपना हाथ सिर से हटाता हुआ बोला, नहीं तो मिस बुलबुल, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह! अबोध ने फौरन रुमाल निकाला और अपना चश्मा उतार कर रुमाल से उसके लेंस साफ करता हुआ बोला, क्या यह बताने की जहमत फरमाएंगी मिस कि आप लोनावाला क्यों जा रही थी? ऑफिस का जरूरी काम था। मेरे बॉस ने हुक्म दिया था कि मुझे फौरन लोनावाला पहुंचना है। तुम्हारे बॉस ने? क्या शुभ अशुभ नाम है तुम्हारे बॉस का? महेश माथुर। यह माथुर साहब तस्दीक करेंगे कि उन्होंने ही तुम्हें लोनावाला जाने को कहा था? क्यों नहीं करेंगे? फोन लगाऊं उन्हें? फिलहाल रहने दो। इस वक्त मैं केवल तुम्ही से बात करने का मूड बनाकर आया हूँ। एज यू लाइक इंस्पेक्टर जानी। एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताओ। कौन था वह जिसने तुम्हारी अच्छी भली 4.5 लाख की कार को ठोंक कर समुंदर में गोता लगवा दिया और फिर भाग भी गया? कोई नहीं। अच्छा। उसने चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ा लिया था। ये सच है इंस्पेक्टर, मेरी कार को किसी ने नहीं ठोका। ओह! अबोध धैर्य का परिचय देता हुआ बोला। फिर क्या हुआ था, डिटेल में फरमाएंगी? स्टीयरिंग फेल हो गया था। अच्छी भली कार का स्टीयरिंग फेल हो गया था? इंस्पेक्टर अबोध ने हैरानी का प्रदर्शन किया। हाँ इंस्पेक्टर जानी, नीलिमा पूरी बेबाकी से बोली। उस वक्त मेरी कार की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। फिर भी मैंने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सकी और अनकंट्रोल हुई कार गड्ढे में जा गिरी। आई सी। अबोध का हाथ पुनः अपने सिर पर पहुंचा और बेध्यानी में फिर उसे सहलाना शुरू कर दिया। शुक्र था कि गड्ढे में पानी भरा था। ऐसा न होता तो यकीनन मेरा ईश्वरपुरी का टिकट कट चुका था। तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ महामाया जी कि तुम्हारी कार में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था? वही तो, जैसे कि पहले भी 2 बार आ चुका है। एक बार? इससे पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मेरी तेज रफ्तार कार का दायां वाला अगला टायर अचानक बस्ट हो गया था। परिणाम स्वरूप असंतुलित हुई कार डिवाइडर से जा टकराई थी। उससे पहले क्या हुआ था? इन तमाम सवालों के जवाब क्या तभी मैं तुम्हें नहीं दे चुकी थी इंस्पेक्टर जानी? डोंट वरी बेबी, दोबारा बता दो। बोलने चालने पर सरकार ने अभी कोई टैक्स नहीं लगाया है। ओके। नीलिमा 2 पल की खामोशी के बाद बोली। उसमें दरअसल सरासर मेरी ही गलती थी। वह कैसे? इंस्पेक्टर अबोध का हाथ ठिठका। उसने अपना चश्मा उतारकर जेब से रुमाल निकाल लिया। ड्राइविंग करते वक्त अचानक मुझे झपकी आ गई थी और मैं एक्सीडेंट कर बैठी थी, दैट्स ऑल। कितने करोड़ का बीमा करा रखा है तुमने अपना? 1 रुपए का भी नहीं। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, लिहाजा बीमा जैसी किसी चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बशर्ते कि दुनिया से जाने के बाद आगे कहीं रुपयों की जरूरत न पड़ती हो। अपने दुश्मन से भी तुम्हें काफी मोहब्बत मालूम पड़ती है। वह कौन हुआ? तुम्हें नहीं मालूम? मालूम होता तो तुमसे क्यों पूछा होता इंस्पेक्टर जानी? तुम्हारा दुश्मन वह है जो 1 साल में 3 बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश कर चुका है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह चौथी बार ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी चौथी कोशिश भी पहले की तरह नाकाम हो जाएगी। अरे इंस्पेक्टर जानी, क्यों खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे खिलाफ किसी ने साजिश नहीं की। मुझे किसी ने 3 बार खत्म करने की कोशिश नहीं की। मेरे तीनों एक्सीडेंट महज संयोग थे, हादसे थे जो सड़क पर चलने वाले किसी भी शख्स के साथ हो सकते हैं, तुम्हारे साथ भी। लाहौल विला कुव्वत। कुछ कहा तुमने इंस्पेक्टर जानी? हाँ। दोबारा कहो, मेरी समझ में नहीं आया। नारायण स्वामी को जानती हो?
इंस्पेक्टर अबोध ने चश्मे को यथास्थान पहुंचाते हुए पूछा। यह कौन है? इस शहर के अंडरवर्ल्ड का डॉन। ओह, तब तो यह नाम मैंने सुना है। केवल सुना है? ऑफ कोर्स। इसके अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं जानती? और क्या जानना चाहिए मुझे? कुछ ऐसा जो किसी और को न मालूम हो। ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जबकि यह नारायण जानी मेरा कोई सगे वाला हो। जानी नहीं स्वामी, मेरा वही मतलब है जो कि वह नहीं है। अलबत्ता उसका अगर मेरा हमउम्र कोई बेटा हो जिसके लिए वह मेरा हाथ मांगने का इरादा रखता हो तो अलग बात है। वह तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अच्छा, तुमसे काफी हमदर्दी भी रखता है। जहे नसीब, इतनी अफलातूनी चीज तो हूं नहीं मैं। तुम्हें एक सलाह देनी चाहता हूं, एकदम फ्री। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मेरा दावा है नारायण स्वामी के साथ तुम्हारा कोई बेहद गहरा रिश्ता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे तमाम झंझावातों की जड़ भी यही रिश्ता है। आई सी। बहुत रहस्यमय किरदार है तुम्हारा मिस नीलिमा। न जाने कितने राज छुपा रखे हैं तुमने अपने नन्हे से दिल में, और जब तक वे बाहर नहीं आएंगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पहेली हल हो सकती है। मेरी मजबूरी देखो, सब कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम पर दबाव नहीं बना सकता, तुम्हारे साथ अपनी वर्दी और कानून की ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? बता दो। क्योंकि मुझे अपनी जान और वर्दी बहुत प्यारी है। ऊपर से मुझे खुदकुशी का भी शौक नहीं है। ये क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर जानी? एकदम सही कह रहा हूं देवी जी। इंस्पेक्टर अबोध संजीदगी से बोला। इंस्पेक्टर शर्मा को तो तुम भूली नहीं होगी। नाम तो सुना हुआ सा लग रहा है। और विकास कपूर? इंस्पेक्टर अबोध का हाथ फिर अपने सिर की तरफ बढ़ा। यह भी सुना हुआ लग रहा है, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा। कौन है ये बंदे? घुटलाओ मत। मतलब तुम जानती हो, बल्कि तुम्हें अच्छी तरह याद है कि विकास कपूर एक रईस जादा था, बड़े बाप का बिगड़ैल बेटा। उसका दिल तुम पर आ गया था। उसने तुम्हें प्रपोज किया। जब तुमने दुत्कार दिया तो उसने अपनी जात दिखा दी। तुम्हारा अपहरण और रेप करने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। ओह, नीलिमा ने गहरी सांस ली। तो तुम उस विकास कपूर की बात कर रहे हो? शुक्र है कि मोहतरमा को याद आ गया। व्यंग पूर्वक कहने के साथ उसने सिर पर अपनी पसंदीदा हरकत शुरू कर दी थी। हाँ, यह कोई भूलने वाली बात है? तकरीबन 3 साल पहले का वाकया है यह। करेक्ट। इसके बावजूद तुमने उस बदबख्त लड़के को माफ कर दिया था और उसकी उस बेजा हरकत की पुलिस कंप्लेंट तक नहीं की थी। इंस्पेक्टर सतीश शर्मा के बार बार यह कहने के बावजूद नहीं की थी कि वह पूरी कार्रवाई करेगा। लेकिन अटको मत। वह साला विकास कपूर तो कुत्ते की दुम था जो कभी सीधी नहीं होती। वह भी नहीं हुआ था। वह तो जैसे तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारा सील भंग करने की कसम खा चुका था। उसने दोबारा तुम्हारा अपहरण कर लिया और चलती कार में रेप करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती से वह दोबारा भी अपने मकसद में कामयाब ना हो सका और एक रेड लाइट पर रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ, और मैंने दोबारा भी उसे माफ कर दिया था। उसके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। यू आर राइट बेबी, तुमने वाकई कमाल का दिल पाया है। ऐसी दरिया दिली तो बापूजी से भी कोसों दूर थी। लेकिन तुम फिर अटक गए इंस्पेक्टर जानी। तीसरे दिन विकास कपूर की लाश बैंड स्टैंड के समुंदर में तैरती पाई गई थी, बल्कि 2 पत्थरों के बीच अटकी कहूं तो बेहतर होगा। बुरे का अंत बुरा ही होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर शर्मा का ख्याल था कि विकास कपूर के कत्ल में कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ था। वह हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया, और मेरा ख्याल था कि वह इस मामले में यकीनन कुछ कर दिखाता, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसे कुछ भी कर दिखाने का मौका न मिल सका। उससे पहले ही वह बर्खास्त हो गया। उसकी वर्दी उतर गई और बेचारा आज तक भी बहाल नहीं हो पाया है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है इंस्पेक्टर जानी। उसने उस इंस्पेक्टर का बहुत माकूल इंसाफ किया था। ऐसा आनन फानन इंसाफ होता तो नहीं ऊपर वाले के यहाँ। नीलिमा तमक कर बोली। इंस्पेक्टर शर्मा के साथ तो हुआ, विकास कपूर के साथ भी हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ, सारी मुंबई गवाह है। वहां तो खैर है। इंस्पेक्टर अबोध गहरी सांस भरता हुआ बोला। बहरहाल बात विकास कपूर और इंस्पेक्टर शर्मा की चल रही थी। विकास कपूर का चाचा मुंबई पुलिस में सीनियर सब इंस्पेक्टर था।
उसका नाम टीक राम था। इंस्पेक्टर शर्मा के सस्पेंशन के बाद वह इंचार्ज बनकर उसके थाने में आया। विकास कपूर उसका भतीजा था और इंस्पेक्टर शर्मा उसका लंगोटिया यार। उसने विकास कपूर के केस की इन्वेस्टिगेशन में अपना दिन रात एक कर दिया। वह उसके कातिल और शर्मा को सस्पेंशन तक पहुंचाने वाले शख्स को हर हालत में ढूंढ निकालने का जैसे दृढ़ निश्चय करके वहां आया था और वह अपने इरादों में कामयाब भी हो जाता। लेकिन अपनी बात अधूरी छोड़कर इंस्पेक्टर अबोध ने एक अर्थपूर्ण नजर नीलिमा पर डाली। तुम इस शब्द का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करते हो। कामयाब होने से पहले उसकी किस्मत भी दगा दी गई, उसके सितारे भी अचानक गर्दिश में आ गए। तुम्हारे शब्दों में ऊपर वाले की लाठी उस पर भी बरस पड़ी। नीलिमा ने मासूमियत के साथ पूछा, उसे क्या हुआ? वह एक निहायत ही संगीन इल्जाम में फंस गया। उस पर एक ऐसी लड़की के बलात्कार का आरोप लग गया जो कि अपनी फरियाद लेकर इंस्पेक्टर टीकराम के पास आई थी और टीकराम ने पुलिस स्टेशन में ही उसके साथ बलात्कार कर डाला था। माय गॉड, ऐसे ही कमीने तो होते हैं यहाँ इंस्पेक्टर जानी। वैसे सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, तुम भी तो हो एकदम दूध के धुले। बहरहाल उसके साथ फिर क्या हुआ? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अबोध ने बड़े अफसोसजनक ढंग से गर्दन हिलाई। मीडिया ने उस खबर को ऐसा तूल दिया कि पब्लिक का आक्रोश भड़क उठा। उसने हंगामा खड़ा किया। उत्तेजित भीड़ पथराव करती टीकराम के पुलिस स्टेशन में घुस गई। उसने वहां मौजूद टीकराम सहित बाकी पुलिसियों को भी बहुत ही बेरहमी से मारा और फिर उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें एक सिपाही तो जिंदा जल मरा और टीकराम क्या हुआ? टीकराम को वह भी आग में बुरी तरह झुलस गया और फिर महीनों तक अस्पताल से बाहर ना आ सका। इसके बावजूद उस पर बलात्कार का मुकदमा चला। बाद में पुलिस की नौकरी के लिए अनफिट करार देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। वाकई? नीलिमा मुग्ध होकर बोली। वाकई क्या खूब इंसाफ हुआ उस दूसरे इंस्पेक्टर जानी का भी। हर बुराई का अंत ऐसा ही दर्दनाक होता है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वह इंसाफ कुदरत के किए नहीं हुआ था मोहतरमा। इंस्पेक्टर अबोध अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ नीलिमा को घूर कर बोला। वह इसी दुनिया की कुदरत का इंसाफ था। अच्छा, इंस्पेक्टर टीकराम के बाद उस पुलिस स्टेशन में बतौर इंचार्ज मैं आया था और मैंने सच मालूम किया था। अच्छा, इंस्पेक्टर टीकराम के साथ जो हुआ उसका सच और इंस्पेक्टर शर्मा के सस्पेंशन का सच, क्या नतीजा निकला तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का? दोनों के साथ ज्यादती हुई थी। इंस्पेक्टर शर्मा बेकसूर था। वाकई? इंस्पेक्टर टीकराम भी। जिस लड़की ने उस पर बलात्कार का इल्जाम लगाया था वह असल में एक ढकी छुपी कालगर्ल थी। तो क्या हुआ? कालगर्ल होने का यह मतलब तो नहीं कि उसके सील पर हर कोई डाका मार जाए। इंस्पेक्टर अबोध ने अपने एक एक शब्द पर जोर दिया। बात को समझो मोहतरमा, उस लड़की ने सरासर झूठ बोला था। ऐसा कैसे कह सकते हो? मैंने उससे पूछताछ की थी। मैंने उससे पूछा था कि वह पुलिस स्टेशन के अंदर उस कमरे का जुग्राफिया बताए जिसमें कि इंस्पेक्टर टीकराम ने उसे ले जाकर रेप किया था। वह इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाई, जबकि अगर सचमुच वैसा हुआ होता तो उसे वहां के भूगोल के बारे में मालूम होना चाहिए था। यह तो है, नीलिमा ने स्वीकार किया। महज यही इकलौती बात चीख चीख कर यह साबित कर रही थी कि वह लड़की झूठ बोल रही थी। इंस्पेक्टर टीकराम बेकसूर था। उसके खिलाफ गहरी और खतरनाक साजिश रची गई थी। यह बात तुमने अपने आला अफसरों को बताई? सवाल ही नहीं उठता मैडम। इंस्पेक्टर अबोध ने मजबूती से इनकार में गर्दन हिलाई। क्यों इंस्पेक्टर जानी, क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे अपनी वर्दी और जान बहुत प्यारी है। टीकराम और शर्मा कम से कम इस मामले में तो खुशकिस्मत निकले कि जान जाने से बच गई। मैंने सोचा हो सकता है मैं इतना खुशकिस्मत साबित ना हो, विकास कपूर की तरह जान ही गंवा बैठूं अपनी। इसीलिए आप मुझ पर दबाव नहीं बना रहे, मेरे खिलाफ अपनी वर्दी और कानून की ताकत के इस्तेमाल का इरादा नहीं रखते। जाहिर सी बात है। इंस्पेक्टर अबोध निसंकोच बोला। कोई समझदार आदमी जानबूझकर अपने हाथों अपने पांवों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता और इंस्पेक्टर अबोध के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि वह कितना समझदार है। और यह भेद तुम्हारी उसी समझदारी ने तुम्हें बताया है कि इंस्पेक्टर शर्मा, इंस्पेक्टर टीकराम
और विकास कपूर के उस अंजाम में कहीं ना कहीं मेरा हाथ है, राइट? अब जाने भी दो मोहतरमा, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। जो गुजर गया वह कुछ कहने सुनने से लौटकर तो वापस आ नहीं जाएगा। इतनी बातें भी जो मैंने कही महज इसलिए ताकि यू आर राइट इंस्पेक्टर। उसने अपना हाथ अधगंजे सिर से खींचकर पुनः अपना चश्मा उतार लिया था। इंस्पेक्टर अबोध हमेशा ही राइट होता है बेबी। वैसे मिसालें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब क्या बचा है? अभी नीरज कौशिक बचा है। नीरज कौशिक? अबोध ने रुमाल से चश्मे के लेंसों को चमकाना आरंभ कर दिया था। यह नाम भी जाना पहचाना लग रहा है। वह एक इनकम टैक्स ऑफिसर था कहा तुमने? हाँ, क्योंकि अब वह इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है। अरे, उसे क्या हुआ? नीलिमा ने निरी अनजान बनकर पूछा। उसने भी वही गलती की थी जो पहले विकास कपूर, इंस्पेक्टर शर्मा और टीक राम कर चुके थे। अबोध ने अपना हर शब्द चबाया था। तुमसे उलझने की गलती। नीरज कौशिक तुम्हारी शाही जिंदगी का राज जानना चाहता था। एक ऐसी लड़की की जिंदगी का राज जानना चाहता था जो कि Naukri.com जैसी संस्था में महज 15,000 रुपये महीने की मामूली मुलाजिम है, मगर जो 15 लाख की कार पर चलती है, 15 करोड़ की कोठी में रहती है और जो लंदन की यूनिवर्सिटी से MBA करके आई है, जिसका खर्च निश्चित रूप से 50 लाख से ऊपर आया होगा। और यह करिश्मा उसने तब करके दिखाया था जब वह Naukri.com की 15,000 की मुलाजिम भी नहीं थी। बहुत घटिया किस्म के लोग हैं इस मुल्क के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। नीलिमा मुंह विसोर कर बोली। किसी को ढंग से खाते पीते देख लें तो इनके पेट में बर्निंग होने लगती है। इंसान अगर भूखा मर रहा हो तो ये उसे एक रोटी नहीं दे सकते, लेकिन अगर वही शख्स सोने का निवाला खाने लगे तो उसके दुश्मन बन जाते हैं, और जब तक उसे फिर से सड़क पर ना पहुंचा दें चैन से नहीं बैठते। इंस्पेक्टर अबोध का हाथ पुनः अपने सिर पर पहुंच गया था। उसे सहलाता बोला, लेकिन वह बेचारा नीरज कौशिक तो खुद ही सड़क पर आ गया था। मालूम तो होगा ना तुम्हें मिस जानी कि उस बेचारे इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ क्या हुआ था। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, काफी पुरानी बात हो चुकी है, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। अब इतनी भी पुरानी बात नहीं है मोहतरमा जो खोपड़ी से स्लिप हो जाए, फिर भी याद दिलाए देता हूँ। दरअसल तुम्हारी खाल उधेड़ने पर आमादा वह आयकर अधिकारी खुद ही जांच के घेरे में आ गया था। उस पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज हो गया था, जिसमें ऐसा फंसा कि उसे अपनी नौकरी बचाने के लाले पड़ गए। उस घटना के बाद पट्टा ऐसा आतंकित तो हुआ कि उसने फिर तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा और अगले ही महीने इस शहर से अपना ट्रांसफर करा लिया। उसके बाद उसने आज तक मुंबई का रुख नहीं किया। मेरे ख्याल से तो इधर पैर करके भी नहीं सोया होगा। फिर तो तुम उस ITO के बारे में भी यह सोचने से बाज नहीं आने वाले कि उसके खिलाफ जो हुआ उसमें भी सरासर मेरा हाथ था। वह जांच मैंने ही उसके खिलाफ बैठाई थी। मेरी इतनी मजाल कहाँ हो सकती है मिस वर्ल्ड। हाँ, अपनी जिंदगी और नौकरी का ख्याल छोड़ दूं तो अलग बात है, जिसे कि छोड़ने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं मालूम पड़ता। एम आई राइट इंस्पेक्टर? उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली मेम साहब। क्यों? क्योंकि मुझे उस शैतानी ताकत वाले इंसान का पता चल गया है जिसकी तुम्हें छत्र छाया हासिल है। क्या मतलब? नीलिमा तब पहली बार चौंकी थी। वह शख्स मुंबई का बादशाह नारायण स्वामी है ना? कहने के साथ उसने नीलिमा की आंखों में गहराई तक झांका था। ओह! नीलिमा के होठों पर पुनः उसकी चिर परिचित मोहक और निश्चल मुस्कान उभर आई। तो यह बात है। मैंने ठीक कहा ना मिस जानी? तुम यहाँ यही आल्हा सुनाने आए थे इंस्पेक्टर जानी? नहीं नहीं, दरअसल मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ और मेरी यही फिक्र मुझे ना चाहते हुए भी यहाँ खींच लाई है। मेरे लिए तुम्हें इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर जानी। मेरा ज्योतिष कह रहा है कि मैं किसी रोड एक्सीडेंट में इंस्पेक्टर अबोध ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम्हारे लिए कौन उल्लू का पट्टा फिक्रमंद हो रहा है मोहतरमा? तो किसके लिए फिक्रमंद हो? उस अभागे के लिए जो नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। उसका यह भयानक दुस्साहस उसे किस दर्दनाक अंजाम को पहुंचा सकता है, इस बात का उसे इल्म तक नहीं है। किसकी बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो मिस मुंबई।
इंस्पेक्टर अबोध ने अपने सिर से हाथ हटाया और गंभीरता के साथ कहता चला गया, मेरी बात गौर से सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक और बेशकीमती सलाह देना चाहता हूँ मैं तुम्हें, वह भी बिल्कुल मुफ्त होगी। तुम्हें मुफ्त की सलाह देने का काफी शौक मालूम पड़ता है इंस्पेक्टर जानी, इसलिए जरूर दो। मुझे भी ऐसी सलाहें बहुत गौर से सुनने का शौक है, और सलाह अगर जच जाए तो फौरन से पहले उस पर अमल करने की बीमारी भी है। अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत चाहता है, तुम भी दिल खोलकर उससे प्यार करती हो। होना तो यह चाहिए कि तुम फौरन अविनाश से शादी कर लो, अपना घर बसाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। वह सब तो होना ही है इंस्पेक्टर जानी, बस वक्त की बात है। नहीं मिस जानी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। मेरी तुम्हें यह कठोर सलाह है कि ऐसा हरगिज मत करना। मगर क्यों? क्योंकि तुम अविनाश के लायक नहीं हो। नॉनसेंस, क्यों लायक नहीं हूं मैं अविनाश के? क्या कमी है मुझ में? उसने तीखी नजरों से अबोध को घूरा था। कोई एक कमी होती तो जुबानी याद रह पाती। व्हाट? तुम असल में प्यार करने के लिए दुनिया में नहीं आई हो बेबी डॉल, तुम एक इतिहास बनाने के लिए दुनिया में आई हो। क्या कहना चाहते हो तुम इंस्पेक्टर जानी? नीलिमा की भ्रकुटी तन गई थी। तुम आग से खेल रही हो, धधकते ज्वालामुखी के दहने पर कैटवॉक कर रही हो। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने इतने दुश्मन पैदा कर लिए हैं जिनकी गिनती मुमकिन नहीं। तुम्हारे वे तमाम दुश्मन तुम्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने देंगे। सारी दुनिया जानती है कि आग से खेलने वाले की नियति केवल जल जाना होती है। जिस दिन यह आग भड़की तुम्हें जलाकर राख कर देगी। नीलिमा के जबड़े भिचे। दुख की बात यह है कि वह आग अकेली तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ अविनाश को भी भून करके रख देगी, और भी बहुत से बेगुनाहों को राख कर सकती है। आग जब भड़कती है तो बहुत तबाही मचाती है, और किसी बेगुनाह की तबाही इंस्पेक्टर अबोध को मंजूर नहीं है, जो कि अविनाश यकीनन है। क्या कहना चाहते हो? उसका बाप, जिसका नाम चंद्र प्रकाश है, उससे भी बड़ा बेगुनाह है और अपने इकलौते बेटे को टूट टूट कर चाहता है। इसीलिए तुम यह चाहते हो कि मैं अविनाश से शादी न करूं? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे गुनाहों की सजा उस निर्दोष को मिले, उससे भी ज्यादा निर्दोष बाप को मिले, और भी कोई इस आग की चपेट में आए। सलाह तो तुम्हारी सचमुच बहुत उम्दा है इंस्पेक्टर जानी। इंस्पेक्टर अबोध की सलाह हमेशा उम्दा होती है। उसका हाथ पुनः अपने सिर पर पहुंच गया था। सामने वाले को अगर वहां न जचे तो नुक्स उसकी समझ में होता है। अगर मेरी समझ में नुक्स होता तो मैंने तुम्हारी सलाह को उम्दा नहीं बताया होता। सो तो है, इसका मतलब तुम मेरी सलाह पर अमल करने का इरादा रखती हो। इरादा क्या रखती हूँ, मैं तो उस पर अमल कर भी रही हूँ। मेरी सलाह हासिल होने से पहले ही उस पर अमल कर रही हो। इसका सबूत यह है कि आज तक मैंने उससे शादी नहीं की, जबकि तुम खुद ही सोचो हमारी शादी में कौन सी रुकावट है। खुद अविनाश मुझसे 7 फेरे लेने को उतावला है। उसके पापा को हमारे रिश्ते से रत्ती भर ऐतराज नहीं, और मेरे आगे पीछे तो वैसे ही कोई ऐतराज करने वाला नहीं है। लिहाजा नीलिमा के होठों पर उसकी दिलकश मुस्कान उभरी। तुम्हारी उम्दा सलाह का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम खुश होकर दिखाओ। अबोध अपना चश्मा उतारता हुआ बोला, सामने जब तुम हो तो भला कौन खुश होकर दिखा सकता है? अब जाने भी दो इंस्पेक्टर जानी, क्यों बार बार मुझे विलेन साबित करने की कोशिश कर रहे हो? मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, जिसका कसूर केवल इतना है कि वह अकेली है, युवा है, खूबसूरत है, और इतनी सारी खामियों के बावजूद शराफत की जिंदगी जीने की कोशिश कर रही है। चलता हूँ मिस जानी, अपना ख्याल रखना। गुड बाय। इंस्पेक्टर अबोध ने इस बार चश्मे के लेंसों को चमकाए बगैर ही अपनी आंखों पर चढ़ाया और नीलिमा को हक्की बक्की सी छोड़कर लंबे लंबे कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गया। अविनाश खाना खाकर फारिग हुआ। वह वापस नीलिमा के पास अस्पताल जाने का इरादा बना ही रहा था कि चंद्रप्रकाश ने घर में कदम रखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों से चिंता और बेचैनी झलक रही थी। अविनाश की आंखें सिकुड़ी। उसने सशंक स्वर में पूछा, सब ठीक तो है ना पापा? चंद्रप्रकाश जैसे नींद से जागा। अविनाश के उस अप्रत्याशित सवाल पर एक पल के लिए तो वह कुछ हड़बड़ा सा गया था, लेकिन शीघ्र ही खुद को संभाल लिया। हाँ हाँ,
वह जबरदस्ती अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाता हुआ बोला, सब ठीक है। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ, नीलिमा कैसी है? अब तो उसकी हालत बहुत बेहतर है। बड़ी हद तक 3 दिनों में छुट्टी मिल जाएगी। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। मैं अस्पताल ही जा रहा था, लेकिन आप क्या? लगता है आप सच नहीं बोल रहे पापा। आपको लेकर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप सचमुच काफी परेशान हैं। तुम्हें वहम हुआ है बेटे, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। ठीक है, कहने के साथ उसने चंद्र प्रकाश की कलाई पकड़कर अपने सिर की तरफ ले जाने की कोशिश की। मेरे सिर पर हाथ रखकर यही बात कह दीजिए, मैं यकीन कर लूंगा। नहीं, घबराकर चंद्र प्रकाश ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते। बोलिए पापा, यही बात है ना? आप मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते। चंद्र प्रकाश कसमसाया। एकाएक वह बेहद परेशान नजर आने लगा था। जवाब दीजिए पापा, क्यों मुझे मजबूर कर रहा है बेटे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चंद्र प्रकाश पुनः कसमसाया। उसने एक बार फिर से पहलू बदला, बोला, दरअसल मैं तेरे लिए परेशान हूँ बेटे। मेरे लिए? हाँ बेटे, तेरे लिए और अपनी होने वाली बहू के लिए। नीलम के लिए? हाँ। पर क्यों? ऐसी क्या बात है? कोई नीलिमा को खत्म करना चाहता है, उसकी जान लेने पर आमादा है। वह उसे कत्ल करने की 3 बार कोशिश कर चुका है। कौन है वह? यह पता होता तो क्या मैं खामोश बैठता? अब तक उसकी गर्दन न मरोड़ चुका होता। ऐसा कुछ नहीं है पापा। कैसा कुछ नहीं है? नीलम की कार का अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया था। उसी वजह से उसकी कार बहकर खाई में जा गिरी। पहले भी दोनों बार करीब करीब ऐसा ही हुआ था। यह बात खुद नीलिमा ने तुम्हें बताई है ना? हाँ। चंद्र प्रकाश ने कहा, तुम बहुत भोले हो बेटे, और आज की दुनिया में इतना भोला होना ठीक नहीं है। क्या मतलब? अविनाश चौंका था। नीलिमा झूठ बोल रही है। सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है वह। कौन से सच पर? अपने 3 एक्सीडेंट पर। नीलम ऐसा क्यों करेगी? यह तो वही बेहतर जानती होगी। आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। समझो बेटे, चंद्र प्रकाश अपने एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? मैं नीलिमा को गलत नहीं कह रहा, फिर भी उसका किरदार बहुत ही रहस्यमय है। ऐसा उसने क्या किया है? अगर तुम्हारे दिलो दिमाग पर उसके प्यार का नशा न चढ़ा होता तो तुम्हें सच की बानगी जरूर नजर आ जाती। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुझे नीलम से प्यार नहीं करना चाहिए था? उसने बहुत गौर से अपने पापा को देखा। उसे जीवन साथी बनाने का मेरा फैसला सही नहीं है? इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कह सकता बेटे, क्योंकि तुम दोनों प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुके हो जहां से तुम्हारा वापस लौटना संभव नहीं है। अगर मैंने तुम्हें जुदा करने का प्रयास किया तो मुझे तुम दोनों की अथवा तुम में से किसी एक की लाश ही वापस मिलेगी। मैंने भी कभी प्यार किया था, इसलिए मैं इसकी तपिश को बखूबी जानता हूँ और पूरी तरह महसूस कर सकता हूँ। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? चंद्र प्रकाश गिड़गिड़ा सा उठा। मैं जो भी कहना चाहता हूँ बेटे, तुम्हारी भलाई के लिए कहना चाहता हूँ, पर कुछ कहिए तो सही। यह दुनिया उतनी सीधी और सरल नहीं है बेटे जितनी तुम इसे समझते हो। और फिर अपना वाक्य खुद ही अधूरा छोड़कर चंद्र प्रकाश ने बेचैन अंदाज में चहलकदमी शुरू कर दी थी। और फिर क्या पापा? माँ बाप का साया सारी जिंदगी औलाद के साथ नहीं रहता। कोई भी बाप ता जिंदगी अपनी औलाद के लिए ढाल नहीं बना रह सकता। मैं भी ता जिंदगी तुम्हारी ढाल नहीं बना रह सकूंगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा पापा। अविनाश परेशान सा हो गया। प्लीज पहेलियां मत बुझाइए। समझो बेटे, मेरी बात को समझो। वक्त रहते यह समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर क्या समझना जरूरी है? यह शहर बहुत मायावी है। यहाँ ना तो हमारे दोस्तों की कमी है, ना ही दुश्मनों की। दुश्मनों की भी? हाँ बेटे, मेरे दुश्मन, तुम्हारे दुश्मन, नीलिमा के दुश्मन, और दुश्मन भी ऐसे जो हमें जीवित देखना नहीं चाहते। आपका ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपको जीवित देखना नहीं चाहता? मेरा और नीलिमा का ऐसा कौन सा दुश्मन है जिसे? मुझे मजबूर मत करो बेटे। चंद्र प्रकाश के अंदाज में कसमसाहट थी। फिलहाल मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। तो फिर? चंद्र प्रकाश ने अविनाश को उसकी बात पूरी नहीं करने दी थी। आज मैं तुमसे वह कहने जा रहा हूं जिसे कहने का हौसला चाहकर भी आज तक न जुटा सका। ऐसा क्या है?
ऐसा ही है बेटे, ऐसा ही है। सच पूछो तो शायद आज भी मैं तुमसे कुछ न कहता, मगर मुझे लगता है कि अब तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची है। इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची है? अविनाश की आंखें गोल हो गईं। कौन से इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची है? वह तो तुम्हें वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन अगर तुम वैसे ही सीधे साधे बने रहे जैसे हो तो मेरा दावा है तुम उस इम्तिहान में कभी पास नहीं हो सकते। और इम्तिहान में फेल होने का केवल एक ही मतलब होगा बेटे, विनाश, विनाश, विनाश। विनाश? अविनाश का स्वर कांपा। हाँ बेटे, चंद्रप्रकाश ने ठंडी सांस भरी। इस इम्तिहान में फेल होने का केवल यही एक मतलब होगा। आज आप बड़ी रहस्यमयी बातें कर रहे हैं। हो सकता है तुम सच कह रहे हो। मुझे साफ एहसास हो रहा है पापा कि आप मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है जो आपको रोक रहा है, जो आपको मुझसे कुछ छुपाए रखने को मजबूर कर रहा है। इस वक्त केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। क्या? इकबाल का एक मशहूर शेर। मैं समझा नहीं। अविनाश अपने पापा को ऐसी नज़रों से देखने लगा था जैसे कागज पर बनी किसी पहेली को देख रहा हो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मतलब तुम्हें भी खुद को बुलंद करना होगा बेटे, इतना बुलंद करना होगा कि हालात के झोंके तुम्हें विचलित न कर पाएं, बल्कि तुमसे टकराकर वे खुद अपना रुख बदलने पर मजबूर हो जाएं। अविनाश की नज़रें अब भी ऐसी थी जैसे पहेली को देख रहा हो। तुम्हें फौलाद बनना होगा। कितनी अजीब बात है, दुनिया का हर बाप अपनी औलाद को सच के रास्ते पर चलने की नसीहत देता है, लेकिन मैं शायद दुनिया का पहला ऐसा बाप हूँ जो अपनी औलाद को, अपने इकलौते नौनिहाल को उस रास्ते पर चलने के लिए कह रहा हूँ जहाँ विनाश का जहर घुला पड़ा है। लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटे, और अपनी इस मजबूरी के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? खुद को ऐसी चट्टान बनाना होगा जिससे टकराने के बाद तूफान भी अपना रुख बदलने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि तूफानों से ही तो सामना होने वाला है तुम्हारा। फिर एक पहेली। पापा आखिर आप? मैं जानता हूँ बेटे, तुम्हारे लिए अपने अंदर ये बदलाव लाना बेहद मुश्किल होगा, इसीलिए तो फिक्रमंद हूँ। मगर ये बदलाव तुम्हें लाना होगा, अपनी फितरत चेंज करनी होगी तुम्हें। मगर क्यों? अपने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। हमारा दुश्मन है कौन? उसके सामने आने का वक्त अब आ पहुंचा है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरी मजबूरियों में से एक मजबूरी ये भी है बेटे, इस वक्त तुम्हारे उस दुश्मन के बारे में मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं हरगिज़ तुम्हें वह नहीं बता सकता जो पूछना चाहते हो। मुझे पता है तुम्हारे जेहन में कई सवाल हैं, लेकिन यह वक्त का तकाजा है कि उनमें से कुछ सवाल अगर सवाल ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल रही हैं। थोड़ी देर यहाँ अकेले बैठकर अपने दिमाग से कुश्ती लड़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे ऑफिस जाना है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कहने के बाद चंद्रप्रकाश पलटा और अविनाश को हक्का बक्का खड़ा छोड़कर लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। अविनाश के जेहन में अनेक सवाल सर्प बनकर रेंग रहे थे। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही समाप्त होता है। Naukri.com के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।